नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एएस एजुकेशन में। एएस एजुकेशन ने जो एमपीपीएससी के दृष्टिगत आयोग इम्पॉर्टेंट आयोग की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें ये हमारा संघ लोक सेवा आयोग का पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में देखेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 332 तक संघ लोक सेवा आयोग की जानकारी हमें मिलती है। बात करें इसकी प्रकृति की, तो ये संघ लोक सेवा आयोग की प्रकृति संवैधानिक है, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय है। क्योंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में किया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक निकाय है। प्रमुख कार्य, इसका जो प्रमुख कार्य है वो है समूह ए एवं समूह बी की केंद्रीय नियुक्ति करवाना। मतलब कि ये केंद्र सरकार में जो समूह ए, ग्रुप ए एवं ग्रुप बी की जो नियुक्ति होती हैं, वो नियुक्ति करवाने का कार्य संघ लोक सेवा आयोग का होता है। अब बात करते हैं इसके स्वरूप, इसकी स्थापना की। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना है वो हम प्रथम वीडियो में देख ही चुके हैं। 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान जो स्वरूप है आयोग का, वो वर्तमान स्वरूप 26 जनवरी 1950 का भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत है। संघ लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वो धौलापुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली में है। प्रमुख, इसके प्रथम प्रमुख की बात करें तो वो रासवारकर थे। इसके प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष थे HK कृपलानी, और प्रथम महिला जो अध्यक्ष थीं वो रास मिलियन मैथ्यू थीं। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। इसकी सदस्य संख्या की बात करें, इसकी कुल सदस्य संख्या 10 है, जिनमें कि सदस्यों, अध्यक्ष को छोड़कर इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 10 है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 जो अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है, उसको हम 2 पार्टों में विभाजित करते हैं भाग 14 को, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2। इसमें चैप्टर 1 में सर्विसेज को डिफाइन किया गया है, जबकि चैप्टर 2 में संघ लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई है। अध्याय 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक का अध्ययन करते हैं, और चैप्टर 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 की बात की जाती है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 308 से 323 पार्ट 14 की। तो इसमें चैप्टर 1 में हम देखते हैं अनुच्छेद 312 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 323। जो इसका पार्ट 14 है उसमें 308 से 323 जो अनुच्छेद हैं, उनमें हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 312 की। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस को डिफाइन किया गया है। 316 में नियुक्ति एवं पदावधि एवं त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान है। 318 में अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें दी गई हैं। और 320 में अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य डिफाइन किए गए हैं। अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की आयोग जो रिपोर्ट पेश करता है, तो वो किसको पेश करता है, कहाँ पर पेश करता है, ये बताया गया है। अनुच्छेद 315 की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 317 में हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 319 में सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद
22 में संचित निधि पर भारित होने की बात की गई है। बात करते हैं अनुच्छेद 312, जिसमें कि अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। बताना चाहूँगा अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, ये क्वेश्चन अराइज होता है। अखिल भारतीय सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जिसमें आपकी नियुक्ति तो केंद्रीय स्तर पर होती है, लेकिन आप किसी भी जगह पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। पूरे देश में किसी भी जगह पर आपको काम करने के लिए भेजा जा सकता है। ऐसी सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। भारत में अभी वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक IAS, IPS और IFS। बात करते हैं अनुच्छेद 312 की, तो इसमें जो है अनुच्छेद 312 को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें कि इसको 312 सब क्लॉज 1, 312 सब क्लॉज 2 और 312 सब क्लॉज 3 में बांट दिया गया है। अनुच्छेद 312 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि संसद राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। मतलब कि ये अगर किसी सेवा को या किसी सर्विस को अखिल भारतीय सर्विस यानी ऑल इंडिया सर्विस बनाना है, तो उसके लिए पहले आपको संसद के राज्यसभा में आपको एक प्रस्ताव लाना होगा। राज्यसभा में जब आप प्रस्ताव लाएंगे तो उस पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद अगर वो राज्यसभा से पारित हो जाता है तो ऐसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा कहा जाएगा। ठीक है। और राज्यसभा में भी 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी से अगर पास होगा आपका प्रस्ताव, तो आपकी जो सेवा है उसको अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत रख लिया जाएगा। इस तरह का जो प्रावधान था 1 जुलाई 1966 में, जो भारतीय वन सेवा है, भारतीय वन सेवा को इसी राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। क्योंकि संविधान में प्रारंभ में केवल 2 ही सर्विसेज अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती थी। वो थी एक IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस। इन दोनों सर्विसेज को ही अखिल भारतीय सर्विसेज का दर्जा था। लेकिन 1 जुलाई 1966 को एक प्रस्ताव पारित हुआ जो कि राज्यसभा में पेश किया गया, और प्रस्ताव के पारित हो जाने पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFS भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत रख लिया गया। अनुच्छेद 312 सब क्लॉज 2 की बात करें तो इसमें जो कहा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सेवा, ये जो दोनों सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं होंगी। लेकिन ये मूलतः जो संविधान में जिन सेवाओं का उल्लेख था वो 2 थीं। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। लेकिन 1966 में क्या है कि भारतीय वन सेवा को भी अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दे दिया गया है। फिर अनुच्छेद 312 सब क्लॉज 3 की बात करें तो इसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो जिला न्यायाधीश तक की जिसमें नियुक्ति की जाती है की बात कही गई है अनुच्छेद 312 की सब क्लॉज 3 में। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुई है दोस्तों। इसका प्रावधान तो कर दिया गया है कि जो जिला स्तर पर जो न्यायालय होंगे उनकी नियुक्ति भी अखिल भारतीय सेवा मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के जैसी करी जाएगी, जिसको कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कहा जाता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जज की नियुक्ति करने के लिए बाध्य होगी। लेकिन ये आज तक लागू नहीं हो पाई है। बात कर लेते हैं कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो IAS जो होता है कार्मिक मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत कार्य करता है।
यूपीएस जो है गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है, और आईएफएस पर्यावरण एवं गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 315 की। तो अनुच्छेद 315 को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 315 1, अनुच्छेद 315 2, अनुच्छेद 315 3 और अनुच्छेद 315 4। अनुच्छेद 315 3 इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। अनुच्छेद 315 1 में संघ स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग होंगे। इसका जो प्रावधान है अनुच्छेद 315 1 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 315 2 की बात करें तो इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि 2 या 2 से अधिक विधानमंडलों की सहमति से गठित की जा सकती है। तो ये एक कहाँ कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर 2 राज्य चाहें, 2 स्टेट्स मिलकर 2 या 2 से अधिक स्टेट एक साथ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है सर्विस को गठित कर सकते हैं। और अनुच्छेद 315 4 में यह कहा गया है कि राज्यपाल का संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध से संबंधित प्रावधान जो किया गया है अनुच्छेद 315 4 में किया गया है। यानी कि राज्यपाल को अगर किसी भी प्रकार की सलाह चाहिए, सलाह मशवरा या किसी प्रकार का सजेशन चाहिए, तो वो संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध कर सकता है कि उसे इस चीज़ के लिए मदद की जाए। जैसे कि अभी जो है एमपीपीएससी में बहुत सारी अनियमितताएं हैं, तो राज्यपाल चाहे तो इसके लिए यूपीएससी से मदद ले सकता है, जैसे कि यहाँ का सिलेबस डिसाइड करना, एक्स्ट्रा ईटीसी आदि। तो अनुच्छेद 315 के बाद हम अनुच्छेद 316 की बात करते हैं। अनुच्छेद 316 में भी इसके 3 पार्ट कर दिए गए हैं। अनुच्छेद 316 1, अनुच्छेद 316 1 ए, अनुच्छेद 316 2, अनुच्छेद 316 3। अनुच्छेद 316 1 के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एवं योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। हालांकि जो नियुक्ति है वो यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होगी उसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता वैसे तो संविधान में इसकी डिफाइन नहीं की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जो है योग्यता क्या होगी। हालांकि यह कहा गया है कि आधे सदस्यों को भारत या राज्य सरकार में 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 316 1 ए में कार्यकारी अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किया गया है। अच्छा, कार्यकारी अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है? तो यूपीएससी में अगर कार्यकारी यानी एक्टिंग चेयरमैन की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति के द्वारा, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग में एक्टिंग चेयरमैन की नियुक्ति करना है तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसको हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भास्कर चौबे जी के बाद मध्य प्रदेश में कोई भी परमानेंट चेयरमैन नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसके लिए राज्यपाल के द्वारा अभी श्री राजेश लाल मेहरा को एक्टिंग चेयरमैन के पद पर रखा गया है। अनुच्छेद 316 2 में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की पदावधि व त्यागपत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इनकी जो पदावधि होगी वो 6 ईयर होगी, यानी कि 6 वर्ष होगी, और इनकी अधिकतम आयु सीमा जो होगी वो यूपीएससी के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी अधिकतम आयु सीमा होगी 65 वर्ष, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की जो आयु सीमा होगी 62 वर्ष होगी, जबकि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे उनकी भी अपर एज लिमिट जो होगी 62 ईयर्स होगी।
अब त्यागपत्र की बात करें तो जो कि त्यागपत्र यूपीएससी के मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये यूपीएससी के जो मेंबर होंगे और चेयरमैन होंगे वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग के जो मेंबर और चेयरमैन होंगे वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है, तो राज्यपाल को ही त्यागपत्र देंगे। ये कहाँ कहा गया है? 316(2) के अंतर्गत। अनुच्छेद 316(3) की बात करें तो इसमें पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं होने की बात कही गई है। मतलब कि मैं अगर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एक बार बन जाता हूँ तो दोबारा मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, या फिर मैं अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या यूपीएससी का सदस्य बन जाता हूं तो दोबारा से मुझे यूपीएससी का सदस्य या फिर जिस स्टेट का मैं सदस्य बन जाता हूं उस सदस्य पद पर, उस स्टेट के सदस्य पद पर मेरी नियुक्ति नहीं हो सकती। हालांकि आगे अनुच्छेद 319 हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर 316 में तो कहा गया है कि उसी पद पर नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन 319 में कहा गया है कि कहाँ कहाँ पर नियुक्ति हो सकती है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 317 की। अनुच्छेद 317 को भी हम 1, 2, 3, 4 क्लॉज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 317(1) में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 317(2) में जांच के दौरान निलंबन की बात की गई है। अनुच्छेद 317(3) में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने व अन्य आधार की बात की गई है। अनुच्छेद 317(4) में कदाचार से संबंधित मामलों की बात की गई है। अनुच्छेद 317(1) में जहां पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है, इसमें कहा गया है कि यूपीएससी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, लेकिन इसका आधार जो होगा साबित कदाचार होगा। जो कदाचार साबित होने पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, और इसकी प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 145 के तहत उच्च न्यायालय की जांच के बाद ही राष्ट्रपति जो है इस यूपीएससी, जेपीएससी और एसपीएससी के सदस्यों को हटा सकता है। और जो न्यायालय की जो जांच होगी वो एक जो भी सलाह देगा वो एक बाध्यकारी सलाह होगी, मतलब कि जो न्यायालय बोलेगा वही राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं अनुच्छेद 317(2) की। तो जांच के दौरान निलंबन की बात की गई है। इसमें यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होंगे उन का निलंबन, सस्पेंशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, तथा जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी जांच के दौरान अगर सस्पेंड करना है तो उनके सस्पेंशन का जो कार्य है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि राज्यपाल अगर चाहे तो उन्हें जांच के दौरान निलंबित करके रख सकता है। अनुच्छेद 317(3) में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के अन्य आधारों की बात की गई है, जिसमें कि दिवालिया हो जाना, अन्य वैतनिक कार्य में लग जाना, मानसिक या शारीरिक अक्षमता होना। तो इस प्रकार की कोई भी अक्षमता होती है तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। दूसरा आधार जो होगा 317(4) के अंतर्गत कदाचार को माना जाएगा। कदाचार में यह देखा जाएगा कि अगर किसी मेंबर या चेयरमैन ने पद पर रहते हुए किसी अन्य कंपनी से करार कर लिया है, नियमित तौर पर यहाँ पर भी सेवा दे रहा है और वहाँ पर भी सेवा दे रहा है, तो यह प्रूव हो जाता है, तब भी कदाचार के आधार पर यूपीएससी के मेंबर या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को हटाया जा सकता है। इसमें दूसरा जो आधार होगा शासन या राज्य सरकार की किसी संविदा का इच्छुक, मतलब अगर वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत अन्य पद पर भी अगर कुछ कार्य कर रहा है तब भी उसको हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 318 की बात करें, इसमें अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें दी गई हैं, जिसमें सदस्य संख्या एवं वेतन आदि की बात की गई। अरे अगर वेतन की बात ना हो तो क्या बात, जब काम कर रहे हैं तो पैसा तो चाहिए भैया।
तो इसमें जो है वेतन की बात की गई है, जिसमें कि यूपीएससी और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसमें उसके जो वेतन और भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा और सदस्य संख्या भी राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड होंगी, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में जो सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से संबंधित सेवा शर्तें और इनके वेतन आदि की बात करने के लिए राष्ट्रपति को ऑथराइज किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए इसके पीछे संसद कार्य करेगा। संसद की सलाह पर ही राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि इनका वेतन कितना होगा और सदस्यों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए संसद ने क्या किया, ठीक है भैया हम निर्धारित कर देते हैं। संसद में संघ लोक सेवा आयोग सदस्य नियम 1969 एक अधिनियम ला दिया गया, अधिनियम पारित कर दिया गया संसद ने, संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969। इसमें धारा 3 में सदस्य संख्या डिफाइन कर दी गई, जिसमें कहा गया है कि 10 सदस्य होंगे, जिसमें कि अध्यक्ष को छोड़कर टोटल 10 सदस्य होंगे तथा एक अध्यक्ष, मतलब कि अध्यक्ष को छोड़कर 10 सदस्य, तो टोटल 1+10 यानी कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। धारा 4 में कहा गया है इनका वेतन तो अध्यक्ष का वेतन 2.5 लाख होगा और सदस्यों का वेतन 2,25,000 रुपये होगा। यहाँ पर धारा 3 के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 10 अध्यक्ष के बिना होने की बात कही गई है। आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 319। इसमें आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति के बारे में बताया गया है। वैसे तो पुनः नियुक्ति हमने अभी पढ़ा 316 में कि जो आयोग के सदस्य या अध्यक्ष होंगे उनकी उसी पद पर नियुक्ति दोबारा से नहीं हो सकती, लेकिन 319 जो है ये कहता है कि यूपीएससी के जो सदस्य या अध्यक्ष होंगे उनकी जो पुनः नियुक्ति के बारे में प्रावधान क्या है। तो इसमें बात करें यूपीएससी में, तो इसमें अध्यक्ष एक बार अगर कोई बन जाता है यूपीएससी का तो उसकी कहीं पर भी कोई नियुक्ति नहीं होगी, जबकि सदस्य जो होंगे यूपीएससी के वो सदस्यों के लिए ये रास्ता खुला है कि या तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर वह किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। मतलब अध्यक्ष यूपीएससी, जैसे कि मैं यूपीएससी का सदस्य हूँ, अगर यूपीएससी का सदस्य हूँ, ठीक है, मेरी सेवाएं समाप्त हो गई, इसके बाद अब मैं क्या बन सकता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं यूपीएससी का चेयरमैन बन जाऊँ या फिर किसी राज्य लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बन सकता हूँ। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी बात करें तो इसमें जो है अध्यक्ष के लिए जो नियम है उसमें कहा गया है कि अध्यक्ष की नियुक्ति या तो यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर हो जाएगी या फिर यूपीएससी के सदस्य के तौर पर हो सकती है या फिर किसी अन्य राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में भी इसकी नियुक्ति हो सकती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए 3 रास्ते हैं, या तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाए, यूपीएससी का सदस्य बन जाए या अन्य किसी राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन सकता है। और इसके जो सदस्यों के लिए जो ऑप्शन है वो है यूपीएससी का अध्यक्ष बन जाए या तो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है या फिर उसी या अन्य, मतलब कि उसी राज्य का चेयरमैन बन जाए, उसी राज्य के लोक सेवा आयोग का चेयरमैन या किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का चेयरमैन भी बन सकता है। अनुच्छेद 320 की बात की जाए तो इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों को डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद 320 एक में यूपीएससी की इनकी संघ की सेवाओं पर जो नियुक्ति होंगी, यूपीएससी का कार्य क्या होगा, जो संघीय स्तर पर जो नियुक्तियां होंगी वो नियुक्तियां करना, उनका अपॉइंटमेंट कराना, यूनियन सर्विसेज में अपॉइंटमेंट कराना, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में राज्य की सेवाओं की नियुक्तियों का कार्य रहेगा। अनुच्छेद 320(2) में कहा गया है कि यूपीएससी राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा।
अनुच्छेद 320(3) में कहा गया है कि सिविल सेवा के नियमों की व्याख्या की गई है, परीक्षा प्रणाली क्या होगी और पदोन्नति व उनके ट्रांसफ़र का जो कार्य है वो भी यूपीएससी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अनुच्छेद 320(5) के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा बनाए नियम 14 दिन के भीतर विधायिका के समक्ष रखे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 321 की। इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कहाँ तक होगा यह बताया गया है। तो यूपीएससी के कार्यों का विस्तार जो है वो संसद के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि पार्लियामेंट, जिसमें कि लोकसभा राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। और यहाँ और स्टेट पीएससी के जो कार्यों का विस्तार है इसका जो है विधानमंडल के द्वारा निर्धारण किया जाएगा। अनुच्छेद 322 में यूपीएससी के जो व्यय होंगे वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यय होंगे वो राज्य की संचित निधि से भारित होंगे। यह प्रावधान अनुच्छेद 322 के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद 323 में बताया गया है कि लोक सेवा आयोग जो है अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा। तो यूपीएससी जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे संसद में भेजेगा प्रतिवर्ष, तथा राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देगा और गवर्नर राज्य विधानमंडल को ये रिपोर्ट भेजेगा। संघ लोक सेवा आयोग की संरचना की बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व 10 सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या संविधान में नहीं दी गई है, यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। हालांकि लोक सेवा सदस्य नियम 1969 के अनुसार सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 316(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। इसमें भाग 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो सकती है। अनुच्छेद 316(2) के अनुसार त्यागपत्र जो होगा वो राष्ट्रपति को दिया जाएगा। अनुच्छेद 316(2) के अनुसार पद पर जो अवधि होगी, पदावधि, वो 6 वर्ष होगी। अनुच्छेद 317(1) के अनुसार हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कदाचार के आधार पर सदस्यों एवं अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 317(2) के अनुसार कहा गया है कि जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे उनका निलंबन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है जांच के दौरान। अनुच्छेद 317(3) के अनुसार हटाने के अन्य आधार दिवालिया होना, कोई अन्य वैज्ञानिक कार्य, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता आदि इसके आधार होंगे। ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं दोस्तों, क्योंकि हम अनुच्छेद को बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो जो अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है वही का वही अब रिपीट होगा सारा।